हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी का पहला चैप्टर, जो यूपी ट्रिपल एससी पैट में आपको 1 नंबर पक्का दिला देगा। ठीक है, तो उस पहले चैप्टर का नाम है संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं जानने से पहले ना मैं कुछ बिंदु ऐसे पॉइंट बताऊंगी कि जब मैं संविधान की विशेषता के बारे में चर्चा करूंगी तो वो पॉइंट आप जाने रहेंगे ना, तो समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आइए पहले लिखते हैं हम संविधान। पहले लिखते हैं हम संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन। और अब हम जानेंगे ना, जैसे कि नॉर्मली ये समझने के लिए कि जैसे भारत का संविधान है और अन्य कंट्री के संविधान है, तो कहीं कहीं पे संविधान है जो लिखित है और कहीं कहीं पे संविधान है जो अलिखित है। तो उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लिखित संविधान, यानी रिटन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ लिखते हैं हम अलिखित संविधान, यानी अनरिटन। अब हम आपसे पूछें कि बताइए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान किसे कहते हैं? तो आप बेसिकली बता देंगे कि मैम, लिखित संविधान जो लिखा जाए, और अलिखित मतलब जिसे नहीं लिखा गया है। चलिए, बेसिक जानकारी के लिए ये ठीक है, लेकिन अगर इसे परिभाषा के रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? चलिए, साधारण तौर पे मैं लिख के बताती हूँ। अगर इसे हम परिभाषा के रूप में लिखना हो ना, तो हम इसे लिखेंगे लिखित संविधान को बहुत ही सिंपल में, कि जिसमें लिखित यानी रिटेन अंश ज्यादा, और क्या है, अलिखित अंश कम। वही हमें ये लिखना हो, अलिखित, तो अलिखित अंश ज्यादा और लिखित अंश कम। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अलिखित मतलब कि नहीं लिखा गया हो, तो इसमें भी लिखा गया है कि अलिखित ज्यादा और लिखित कम, मतलब कुछ ना कुछ लिखा गया है। तो हाँ, सही बात है। जैसे ही कहा जाता है, एक एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। एक एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, कि भारत का संविधान लिखित है, भारत का। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ब्रिटेन ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। ठीक है, मतलब नहीं लिखा गया है और यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो लाइन हमने लिखा है कि लिखित अंश कम, तो अब ये क्यों हमने लिखा है, आइए समझाते हैं। इसे लिखने के पीछे ना मुख्य कारण ये है कि इसे ना, जो ये ब्रिटेन का संविधान था, इसे मेग्ना कार्टा कहा जाता है। 1215 में ना, 1215 में 15 जून को, 1215 में 15 जून को कौन से राजा ने, राजा जॉन
इसके संविधान को किसके रूप में लिखा था? मेगना कार्टा के, मेगना कार्टा, मेगना कार्टा के रूप में लिखवाया था किसको? ब्रिटेन के संविधान को। कौन? राजा जॉन ने, ठीक है। और इसका राइटर जो था ना वो पीटर करके था, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है। और यहाँ जो भारत का संविधान है ये सबसे बड़ा संविधान है और ये पूर्ण रूप से लिखित है। तो अब समझ में आ गया होगा कि कम लिखित मतलब एक मेग्ना कार्टा के रूप में जारी किया गया था। तो अब मन में सवाल आएगा ना कि मैम ठीक है, हमारे यहाँ तो लिखित संविधान है, जैसे कि अस्पृश्यता का अंत के लिए हम कहते हैं आर्टिकल 70, ठीक है, मतलब छुआछूत को खत्म करेगा। लेकिन जब बात आती है यहाँ ब्रिटेन की, तो आप तो कह रही हैं यहाँ लिखा ही नहीं गया है, तो यहाँ के लोग कैसे समझ रहे होंगे? तो आइए मैं बताती हूँ। जो भारत का संविधान है जैसे लिखित है, भारत में संविधान का संविधानवाद भी है, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में संविधान नहीं है लेकिन संविधानवाद है। कैसे? तो जैसे हमारे यहाँ छठ होता है, दिवाली होती है, ईद होता है, क्रिसमस होता है ना, इनके यहाँ इसको परंपरा की तरह, ब्रिटेन के संविधान को क्या किया गया? परंपरा। जैसे हम मान लीजिए दिवाली मनाना हो, तो हम लोग क्या किसी पुस्तक में लिखित रखे हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे? दिवाली में मिठाइयाँ आती हैं, पटाखे जलते हैं, दिया जलाते हैं हम लोग, तो हम लोग बचपन से देखते आए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे है, इन लोगों के परंपरा में। अब यहाँ लिखित ही होने का क्या फायदा है? मान लीजिए कि आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार का ही हम बात कर लें, जिसमें क्या कहा गया है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त किताबें, मुफ्त भोजन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन स्कूलों में अधिकतर ये चीज फॉलो नहीं होती है। तो क्या कमी है? संविधानवाद की कमी है। डर से, जो सरकार की सबसे छोटी इकाई है पुलिस, उसके डर से जब चेकिंग वगैरह आता है तो चीजें फॉलो करके दिखाई जाती है, वो आत्मा में नहीं है। तो यहाँ ब्रिटेन के लिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान ब्रिटेन के आत्मा में वास करता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ना लिखित संविधान और लिखित अलिखित संविधान में अंतर क्या होता है, हम अगला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। अलिखित संविधान के लिए ना हम अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट हमारा होगा कि जो लिखित संविधान होता है ना, अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि लिखित जो लिखित संविधान है उसकी एक उसकी एक तारीख होता है। जैसे कि लिखित संविधान मतलब है कि लिखा गया है। जैसे भारत के संविधान को लिखने में कितना दिन लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो ये कैसा पता है हमें? ये लिखित है, और इसको लिखने की क्या होती है? एक तारीख होती है। वैसे ही जो लिखित संविधान होता है उसको लागू करने की भी एक तारीख होती है। जो लिखित संविधान होता है उसको उसको लागू करने की लागू करने की तारीख होती है। जैसे भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। अब ये तो समझ में आ गया। अब यही कहा जाएगा। तो जो अलिखित संविधान होता है तो उसको लिखने की कोई तारीख नहीं होती है ना। अलिखित संविधान को लिखने की क्या होती है? कोई तारीख नहीं होती है।
अलिखित संविधान को लिखने की कोई तारीख नहीं होती है। अब हम अलिखित संविधान को लिख लेते हैं। अलिखित, अलिखित, इसके लिए क्या होगा जी? इसके लिए कोई तारीख नहीं होती है। तो फिर ये कैसे होता है? जैसे हम दिवाली में दिए पहले जलाते थे तो वो मिट्टी के दिए होते थे, अब लाइट वाले दिए हो गए हैं। तो ये धीरे धीरे क्या होता है? विकसित होता है। ये क्या होता है? विकसित होता है। विकसित होता है। अब इसको लागू करने की एक तारीख होती है, तो इसको लागू करने की कोई तारीख नहीं होती है, क्योंकि ये परंपरा बेस पे है। यहाँ पे राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है? कहाँ पे? ब्रिटेन में। लेकिन भारत में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है? अब अगला पॉइंट हम लिख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा क्या? अगला पॉइंट होगा कि जो लिखित संविधान होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो लिखित संविधान होता है, लिखित, उसमें एकात्मक, संघात्मक और अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक अर्ध संघात्मक होता है। और अब यही बात करें अलिखित की, तो अलिखित जो है वो एकात्मक होता है। एकात्मक को क्या कहते हैं? यूनिटरी, यूनिटरी, ठीक है? अब इतना हो गया, तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? जो लिखित संविधान है उसकी एक तारीख होती है। जैसे कि हमारे यहाँ जो संविधान लिखा गया उसका कितना दिन लगा ये पता होना चाहिए, एक तारीख समझ में आनी चाहिए। तो जैसे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था, उसको लागू करने की भी एक तारीख होती है। तो लागू कब हुआ जी? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है? अब वही कह रहा है कि तब अलिखित संविधान, तो वो लागू नहीं होता, वो समय के साथ विकसित होता है। उसके बाद जो पॉइंट हमने लिखा है कि जो लिखित है उसमें एकात्मक, संघात्मक और अर्ध संघात्मक होता है वो, और जो अलिखित होता है वो क्या होता है? एकात्मक होता है। यहाँ पे लिख दूं अलिखित, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अलिखित, अलिखित, ठीक है? अब हम एक और लास्ट पॉइंट लिखने के बाद ना हम इस पॉइंट को समझाएंगे विस्तार से, ठीक है? एक हम लोग लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से, बिल्कुल। लास्ट पॉइंट हमारा है कि जो लिखित जो लिखित संविधान है, जो लिखित संविधान है उसमें न्यायपालिका, न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जुडिशरी, जुडिशरी क्या होती है? जुडिशरी जो है क्या होती है जी? प्रभावशाली होती है।
प्रभावशाली होती है। जुडिशरी क्या होती है? प्रभावशाली होती है। वही विधायिका ना, विधायिका, विधायिका, लेजिस्लेचर जो होता है विधायिका कमजोर होता है, कमजोर, विधायिका कमजोर होती है। अब आइए बात करते हैं हम, बात करते हैं अलिखित की। तो जो अलिखित होता है, जो अलिखित, जो अलिखित होता है उसमें, जो लिखित होता है ना उसमें विधायिका प्रभावशाली होती है और न्यायपालिका कमजोर होती है। विधायिका, विधायिका प्रभावशाली होती है और न्यायपालिका जो होती है वो क्या होती है? न्यायपालिका कमजोर होती है। न्यायपालिका क्या होती है? कमजोर होती है, कमजोर होती है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे संविधान होगा, संविधानवाद होगा, वहां पे क्या होगी? जो न्यायपालिका होगी वो क्या होगी? मजबूत होगी, जुडिशरी जो कि भारत में है। और जहाँ पे अलिखित संविधान होता है वहां पे क्या होगा? विधायिका प्रभावशाली होगा। इसीलिए ब्रिटेन के लिए कहा जाता है कि विधायिका जो चाहेगी वही करेगी, ये कहावत है वहां पे। ठीक है, अब हम बात क्या करने वाले थे? एकात्मक को हम समझने वाले थे, है ना? एकात्मक को हम क्या करने वाले थे? समझने वाले थे। तो आइए समझते हैं एकात्मक, एकात्मक। यूनिटरी, अब एकात्मक किसे कहेंगे? साधारण भाषा में समझिए ना, कि जिसके पास एक ही सरकार हो, यानी क्या कह सकते हैं? एक, एक लाइन में क्या कहेंगे? केंद्रीकरण हो, केंद्री, केंद्रीकरण हो, क्या हो? केंद्रीकरण हो। ठीक है, और केंद्रीकरण को क्या कहते हैं? एक, मतलब सारा जो दायित्व है वो केंद्र के पास हो, है ना? बीच में कोई सरकार ना हो, कोई जो द्वि सरकार, द्वि शासन वाला विधि है कुछ ना हो, ये केंद्रीकरण की सरकार हो। मतलब सारी शक्ति किसके पास हो? सारी शक्ति, सारी शक्ति किसके पास है? सारी शक्ति केंद्र के पास, यानी सरकार के पास, सरकार के पास। अब इसके क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं? ये कहाँ कहाँ लागू होता है? जो ये एकात्मक, यूनिटरी होती है, ये लागू होता है जहां कम, अरे यार मिट जाओ यार, जहां कम जनसंख्या,
जहाँ कम जनसंख्या और कम क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, ये और कहाँ लागू हो सकती है, जहाँ यहाँ पे क्या होगा, कम जनसंख्या होगा, कम क्षेत्रफल होगा ना, और काम जल्दी होगा, यहाँ पे काम जल्दी होगा। और क्या हो सकता है, खर्चे कम होंगे, खर्चे, मैं बताऊंगी आगे कैसे खर्चे कम होंगे। खर्चे जो हैं, खर्चे कम होंगे, कम होंगे। और क्या पॉइंट हो सकता है, जहाँ कम जनसंख्या हो, जहाँ कम क्षेत्रफल हो। अब ज्यादा जनसंख्या हो तो एक केंद्र सरकार से थोड़े मान में आएगी, और काम यहाँ जल्दी होगा, कैसे होगा जी, आगे जब अगला ना संघात्मक लिखूंगी वहां समझ में आएगा। खर्चे कम होंगे, कैसे कम होगा, जब एक केंद्र का ही चुनाव होगा, राज्य सरकार वाला चुनाव नहीं होगा, तो जो चुनाव के राज्य सरकार के खर्चे हैं वो भी बचेगा, ठीक है। और काम यहाँ जल्दी होता है, लेकिन एक कमी है इसकी, क्या नहीं होता है, तो जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र, ग्रामीण वाले, ग्रामीण, इसका जुड़ाव उससे नहीं है, इसका जुड़ाव नहीं। स्पष्ट मतलब है कि जो ग्रामीण एरिया है इसके विकास के लिए, क्योंकि इसके लिए आपको केंद्र में आना पड़ेगा, सरकार यानी राजा के पास, और वहां आप डायरेक्ट अपनी बातें लेके जा नहीं सकते हैं। वही जब सरकार के नीचे जब बटा होता है, जब राज्य होता है, तो राज्य में ग्रामीण स्तर पे भी काम होते हैं, लेकिन यहाँ तो वो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, एक नुकसान है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नुकसान। अब यहाँ पे आइए, अगला पॉइंट क्या था हमारा, अगला पॉइंट हम लिख लेते हैं, अगला पॉइंट है हमारा दूसरा नंबर, क्या था, संघात्मक, संघात्मक, संघात्मक यानी क्या, फेडरल। अब इसके लिए क्या होगा, एक लाइन बताइए, फेडरल के लिए, संघात्मक के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे विकेंद्रीकरण हो, विकेंद्रीकरण, सरकार का कह लीजिए या संविधान का कह लीजिए। और विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होगा, सरकार का बंटवारा, सरकार का क्या होगा, बंटवारा, कैसा बंटवारा जी, तो सरकार का बंटवारा होगा, एक तो बनेगा केंद्र और दूसरा बनेगा राज्य। अच्छा, अब ये बताइए संघात्मक में क्या क्या विशेषताएं आएंगी ना, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, संघात्मक में भी, संघात्मक में भी आएगा कि, संघात्मक भी कह रहा है यहाँ जनसंख्या ज्यादा होगा, संघात्मक क्या कह रहा है जी, संघात्मक कह रहा है ना, संघात्मक, संघात्मक कह रहा है कि यहाँ जनसंख्या ज्यादा होगा, जनसंख्या यहाँ
जनसंख्या और क्षेत्रफल ज्यादा होगा। यहाँ काम में देरी होगी, काम में देरी होगी। और क्या पॉइंट होगा? यहाँ खर्चे अधिक होंगे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा जी? खर्चे अधिक होंगे, खर्चे। खर्चे अधिक होंगे। यहाँ पे एक फायदा है, क्षेत्र में ग्रामीण ग्रामीण का विकास होगा। ग्रामीण का क्या होगा? विकास होगा। तो आप कहेंगे कि मैम, तो क्या हम फेडरल को कह दें कि ये भारत का संविधान फेडरल है, संघात्मक है, कह सकते हैं? तो हम कहेंगे कि नहीं। तो भारत का संविधान कैसा है? आप कह रही हैं कि नहीं, तो भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का जो संविधान है ना, वो अर्ध संघात्मक है। अर्ध संघात्मक, यानी क्यूजी फेडरल। और अर्ध संघात्मक में क्या होता है? अर्ध संघात्मक में एकात्मक, अर्ध संघात्मक में एकात्मक यानी यूनिटरी और संघात्मक यानी क्या होगा जी? फेडरल। दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे होगा? भारत में जनसंख्या अधिक है और भारत में जो है क्षेत्रफल अधिक है, भारत में खर्चे अधिक हैं, काम देरी से होता है, ग्रामीण लेवल पे एक टाइम के बाद विकास भी होता है। ये सारी चीजें तो फेडरल वाली मिल रही है। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? जो एकात्मक है और जो संघात्मक है, दोनों है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे ये 356 का जो इमरजेंसी लगता है, आपातकाल, आपातकाल, इसमें किनका शासन होता है जी? राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का। और ये राष्ट्रपति किस लेवल के हैं? केंद्र के। ठीक है, केंद्र के। तो ये किस में आएगा? ये जो आपातकाल की स्थिति लगी है, ये किस में है? तो ये है, बोलिएगा, यूनिटरी। ठीक है। तो अब ये तय करता है कि ये अर्ध संघात्मक है, क्यूजी फेडरल है, क्योंकि इसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों हैं। और फेडरल कैसे है जी? तो फेडरल ऐसे है कि फेडरल, फेडरल में क्या है? यहाँ पे
यहाँ पे केंद्र भी है, केंद्र भी है और राज्य भी है। अगर मान लीजिए भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, और कृषि के लिए कोई फंड आएगा एग्रीकल्चर के लिए, तो पास कौन करेगा? राज्य सरकार। डायरेक्ट केंद्र के पास थोड़ी जाएगा, राज्य सरकार के पास आएगा। तो इस हिसाब से क्या है, फेडरल है। एकदम आसान और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसमें कुछ और बिंदुओं को ऐड करके हम लोग संविधान की विशेषता को बहुत अच्छे से जानेंगे। तो अब आगे की क्लास के लिए वेट करिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।